नेक्स्ट अगला सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 41। ये है आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, दैट इज जीडीआर, दैट इज जीडीआर। कॉपी में नोट्स बनाइएगा बेटा पहले इसके बारे में। आपने जीडीआर के बारे में कभी पढ़ा है क्या? मतलब आपके सिलेबस में कभी कुछ था क्या जीडीआर के बारे में? फाउंडेशन वगैरह में कुछ नहीं? 12th में पढ़े हो? देखिए ध्यान देंगे बेटा, नोट्स बनाइएगा इसके बारे में। हेडिंग डाल दो पहले, जीडीआर सेक्शन नंबर 41, जीडीआर सेक्शन नंबर 41। देखो जीडीआर का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मान लो इनको इनको लगता है कि यूरोप में हमारी बहुत तगड़ी गुडविल है और वहां पे हमारी इतनी रेपुटेशन है कि अगर हम वहां पे शेयर इशू करेंगे तो लोग हमको काफी शेयर्स खरीद लेंगे, करेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे कंपनीज एक्ट में ऐसे कोई प्रोविजन है कि हमारी इंडियन कंपनी डायरेक्ट शेयर इशू करे आउटसाइड इंडिया। हाँ, ये हो सकता है कि बाहर वाले इंडिया मार्केट में शेयर खरीद ले, वो एक अलग बात है। एनआरआई इंडियन कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, पर हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि यूरोप में जाके हम केवल यूरोप में शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करें। इसके बहुत रीजन हो सकते हैं। आप सोचो, जैसे अगर आप यूरोप में शेयर इशू करोगे तो आपको इंडियन करेंसी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? यूरो मिलेगा। अभी एक एग्जांपल लेता हूं, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। मतलब ये एडी दो कॉन्सेप्ट होते हैं सर, एक होता है एडीआर और एक होता है जीडीआर। एडीआर क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ए फॉर यहां पर क्या है? अमेरिकन। और जीडीआर में जी का मतलब क्या हो गया? ग्लोबल, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये दोनों सेम है, पहले ये समझ लो बेटा, ये दोनों के दोनों एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। पर हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसमें एडीआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, जीडीआर का कॉन्सेप्ट है। पहले ये दोनों के बीच में बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डिफरेंस क्या है? केवल एक ही फर्क है, अगर आप पैसा अमेरिका से लेते हैं, आप यूएस के लोगों से आप पैसा लेगे ना डिपॉजिटरी रिसीट इशू करके, डीआर क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको ना। ऐसा समझ लो, अगर आप अमेरिकन मार्केट से पैसा लोगे ना तो वो कहलाएगा एडीआर, और अगर आप यूरोपियन मार्केट में अगर आप पैसा इकट्ठा करोगे ना यूरोप से तो वो कहलाएगा जीडीआर। हालांकि डेफिनेशन ऐसा है कि अमेरिका के अलावा बाकी कोई भी कंट्री से अगर आप पैसा लेते हो तो क्या कहलाएगा? जीडीआर। पर आमतौर पे जो जीडीआर जो प्रैक्टिकली इशू होता है ना वो होता है यूरोप में। और यूरोप मतलब बहुत सारी कंट्री आपको मालूम है ना। तो यूरोप में कोई भी कंट्री में, जैसे आपको लंदन में आपको इशू करना है, स्विट्जरलैंड में इशू करना है, फ्रांस पे करना है, तो जर्मनी में करना है, तो ये सब यूरोपियन कंट्री है। तो वहां पर अगर आप पैसे लेते हैं वहां के लोगों से तो वो क्या कहलाता है? जीडीआर। तो कॉन्सेप्ट लॉ बिल्कुल सेम है, केवल फर्क क्या हो गया? एक यूएस से लोगे तो एडीआर और बाकी कंट्री से लोगे तो जीडीआर। अभी इसका पर्पस क्या, ऐसा समझो आप, जैसे मान लो हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कोई टेक ओवर करना है, कोई बाहर की कंपनी को टेक ओवर करना है, और बाहर की कंपनी को अगर टेक ओवर करना है तो आपको डॉलर चाहिए या आपको यूरो चाहिए, ठीक है। या मान लीजिए आपको अपनी फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना है और आपको प्लांट एंड मशीन चाहिए, और वो जो प्लांट एंड मशीन है आप इंपोर्ट करना चाहते हो, अगेन उसका पेमेंट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? आपको यूरो चाहिए या आपको डॉलर चाहिए। तो उस केस में ये एक तरीका होता है, या तीसरा तरीका ये हो सकता है, कई बार होता है ना कि अपने यहाँ पे भी इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करी है। हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में अभी लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्री में बहुत पैसा है। तो आपको लगता है कि यार मैं इंडिया में अगर मैं पब्लिक ऑफर लेकर आऊंगा ना तो मेरा फेल हो जाएगा, मेरे को पैसे चाहिए, पर अगर मैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से करूंगा तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। लेकिन वहां पर अगर करूंगा
तो 100% सक्सेस होगा, क्योंकि मेरी रेपुटेशन इतनी है। देखो एक बात समझना, ये कोई हल्की पतली छोटी मोटी कंपनी का तो काम ही नहीं है। ये जो ऐसी कंपनियां जो ग्लोबल लेवल पे अगर काम करती है, उनको अगर लगता है कि यार हमारी इतनी प्रेजेंस है कि वहां के भी लोग में हमारी गुडविल है, तो उनको ही असेस करके, अच्छा कई बार क्या होता है, आपको लगता है यहां पे सस्ता रेट देना पड़ता है, वहां पे हम लोग हायर रेट में ले सकते हैं पैसा। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जहां पे आप क्या कर सकते हैं, बाहर के लोगों को ऑफर करके आप पैसे ले सकते हैं। तो उसी लिए क्या इशू होता है, एडीआर और जीडीआर। अब एडीआर देखो, एक तरीका ये होता है कि जब ऐसा सोचो कि हम लोग क्यों एडीआर जीडीआर के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम लोग शेयर इशू करें, हम इंडिया में भी करें, और मान लीजिए इंडिया में 10,000 करोड़ का शेयर इशू करें और बाहर में 50,000 करोड़ का शेयर इशू कर दो, और बोलो यूएस मार्केट में, यूरोप के मार्केट में कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद डालो, क्या दिक्कत है भाई, वो शेयर भी तो खरीद सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम, कई लोगों को इंडियन मार्केट पे, अच्छा फिर क्या करोगे आप, आपका शेयर लिस्ट कहां होगा, बीएससी एनएससी में। हो सकता है कई बार बाहर की कंट्री के लोगों को आपके इंडिया की कंट्री के जो रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर भरोसा नहीं बैठ रहा है। हो सकता है भाई रोज नए नए स्कैम अगर आएंगे तो बाहर की कंट्री कैसे देखेंगे। जैसे आप देखो, आप इंडिया के कोई कोने में जाना और आप बोलना मैं कहां रहता हूं, छत्तीसगढ़, तो वो बोलेंगे अच्छा अच्छा वो नक्सलाइट वाला एरिया। भाई आप सोचो, वो अपन यहां बैठ के अपने को मालूम है कि यार नक्सली तो इतनी सी जगह है, लेकिन बाहर की कंट्री में कैसा रेपुटेशन होता है, और ये नक्सल मतलब उनको लगता होगा कि इन लोग रोज ऐसा ऐसा करके चलते होंगे कि नक्सली तो नहीं है ना। भाई सोच के देखो ना बेटा, ऐसा ही तो होता होगा ना। तो ये ऐसा तो होता होगा ना बाहर में, भाई इंडिया में कोई स्कैम हो गया तो लोगों को क्या लगता होगा, इंडिया वाले सब फ्रॉड है, वो लोग सब आते हैं फ्रॉड करके चले आते हैं, ऐसा ही तो होता होगा ना। तो उन लोगों को हो सकता है कि इंडिया के जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे सेबी या जो स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर कोई भरोसा नहीं बैठ रहा है। हाँ, उनको अपने कंट्री के जो अथॉरिटीज हैं उन पे पूरा भरोसा है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम के द्वारा क्या करें अपन, एडीआर जीडीआर के द्वारा वहां के लोगों को आप कंफर्ट दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप डायरेक्ट इशू करोगे तो क्या होगा, उनका शेयर बीएससी एनएससी में होगा, फिर पता चला कोई स्कैम निकल गया, मार्केट क्रैश हो गया, तो इंडिया की बदनामी हो सकती है एक कंपनी के कारण। तो उसको रोकने के लिए एक एडीआर जीडीआर का पूरा एक सिस्टम बनाया गया। अभी सिस्टम क्या समझना, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसने सबसे पहला जो जीडीआर इशू हुआ था ना इंडिया में, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किया गया था। और ये जो एडीआर जीडीआर का कॉन्सेप्ट ही 1991 से स्टार्ट हुआ, जब मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन किया था ना, उस वक्त ये सब एडीआर जीडीआर वाला कॉन्सेप्ट आया था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पहली बार क्या किया, जीडीआर इशू किया। कहां पे, यूरोप में। अब इसका तरीका क्या था समझिएगा, मतलब ये जो इन्होंने जो जीडीआर, मतलब इसका सिस्टम क्या है, आपको यूरोप के लोगों से पैसा चाहिए आपको, ठीक है। तो एक सिस्टम बनाया गया, वो सिस्टम क्या समझना, सबसे पहले ये जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है ना, यहां पे लिखिएगा ओडीबी। अब लिखते चलना, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक टेबल बना रहा हूं, इसके द्वारा आप यूरोप लिख दियोगे ना तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लो ओडीबी यूरोप या यूरोप ओडीबी, कुछ भी लिख दो। ओडीबी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओडीबी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। यहां पे 4 पार्टी होती है, एक हमारी इंडियन कंपनी, ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मतलब ये क्या हो गया, इंडियन कंपनी, यही है जो जीडीआर इशू करना चाहती है, करेक्ट। इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा ओडीबी के साथ, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। आपने इनके साथ एक अग्रीमेंट किया। अब ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या है, जैसे इंडिया में एनएसडीएल सीडीएसएल है ना, वैसे ही यूरोप में जिस कंट्री में अगर आप ऑफर करना चाहते हैं, वहां का जो डिपॉजिटरी है उसको आप क्या बोलोगे, ओवरसीज डिपॉजिटरी। ओवरसीज मतलब इंडिया, फॉरेन है ना, तो ये फॉरेन डिपॉजिटरी है समझ लो आप। तो जो भी होता होगा, जैसे अमेरिका में डीटीसी है, वैसे अलग अलग जगह यूरोप में यूरो क्लियर करके, तो अलग अलग डिपॉजिटरीज हैं, जो भी होगा। तो हम लोग उनके साथ पहले एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट क्या होगा,
कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने ओडीबी यूरोप की कंट्री के साथ एक आपने एग्रीमेंट किया, उसमें आपने ये बोला कि हम एग्जाम्पल के तौर पे हम 50,000 करोड़ शेयर्स हम बेचना चाहते हैं। हम कितना सेल करना चाहते हैं? हम अपने 50,000 वांट टू सेल 50,000 करोड़ शेयर्स हम आपकी कंट्री के लोगों को बेचना चाहते हैं, बराबर है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बोला गया कि तुम शेयर्स डायरेक्ट नहीं बेच सकते। अब ये क्या होगा, ये जो 50,000 करोड़ शेयर है ना, ये जैसे आप एक बात बताओ, आपको इस सिस्टम मालूम है डिपॉजिटरी का। अगर हमारी इंडियन कंपनी जब डीमेट में शेयर इशू करती है तो पूरा का पूरा शेयर अपन किसके नाम से करते हैं? डिपॉजिटरी के नाम से। फिर वो डिपॉजिटरी क्या करता है, उन शेयर को इन्वेस्टर्स को देता है, ऐसा ही होता ना। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या करेगा, ये बोलेगा हम 50,000 करोड़ शेयर आपको देते हैं, आपको देते हैं 50,000 करोड़ शेयर। आप क्या करो, आप इन शेयर्स के बदले में आप जीडीआर इशू करो, इशू जीडीआर। और ये जीडीआर आप किसको इशू करो? आप यूरोप के लोगों को करो, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर लिख देता हूं मैं, फॉरेन इन्वेस्टर। सुनते हैं ना, एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर होता जाएगा आपको। हमने ओडीबी को क्या बोला कि हम 50,000 करोड़ शेयर आपको देते हैं, आप इन शेयर को डिपॉजिटरी रिसीट में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? डीआर में। डीआर का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिटरी रिसीट में कन्वर्ट करो। और वो जो डीआर है, वो डीआर तुम किसको बेचो? फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तुम्हारे कंट्री के जो लोग हैं ना, उनको शेयर नहीं बेच सकते। तुमको क्या क्या बेचना है? आपको डीआर इशू करना है। और फिर क्या होता है बेटा, जब डीआर इशू होता है ना, तो शेयर्स को डीआर में कन्वर्ट किया जाता है। अब कन्वर्शन का कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंफोसिस ने अपने शेयर्स को जीडीआर के रूप में इशू किया था। उन्होंने बोला था कि हमारा एक शेयर, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 जीडीआर, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 जीडीआर। कई कंपनियां ऐसी भी है, जैसे टाटा मोटर ने जब इशू किया था ना, उन्होंने बोला था कि हमारे 6 शेयर के बराबर 1 जीडीआर होगा। तो एक कन्वर्शन का एक रेट होता है। मैं एग्जांपल के लिए बोल देता हूं, यहां पे इन्होंने बोला कि 5 शेयर इज इक्वल टू 1 जीडीआर, मतलब कंपनी कन्वर्शन रेट फिक्स करती है। कंपनी ने क्या बोला कि हमारा 5 शेयर इज इक्वल टू वहां का क्या होगा बेटा? 1 जीडीआर, करेक्ट। तो इसका मतलब बताओ तो मेरे को जरा, दैट इज ये जो रिलायंस है उसने कितना जीडीआर इशू किया होगा? 10 करोड़। भाई ये 50 करोड़ है ना, तो 10 करोड़ जीडीआर आप इशू करेंगे एट द रेट ऑफ जो भी प्राइस होगा, है ना। आप प्राइस कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि भैया जो मेरा जीडीआर होगा ये फॉर एग्जांपल डॉलर्स में होता है नॉर्मली, तो बोला कि $40 का एक जीडीआर होगा, $40 का हमारा एक जीडीआर होगा। तो रेट तो आप जैसे शेयर का प्राइस आप फिक्स करते हैं, वैसे जीडीआर का भी प्राइस फिक्स होगा। अब देखो आपस से कॉन्सेप्ट क्या हुआ, रिलायंस ने क्या किया, बोलते चलो बेटा देखो ये जो काम करे सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जीडीआर की ये एकदम मेन चीज है, ये समझ ना। फिर 41 में कुछ नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। हाजी बेटा बताओ जरा क्या होगा। सबसे पहले क्या हुआ, इंडियन कंपनी ने किसके साथ अग्रीमेंट किया? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, इसको क्या बोलते हैं? ओडीबी। तो ओडीबी के साथ अग्रीमेंट किया। ये अग्रीमेंट में क्या बोला, आप हम आपको शेयर्स देंगे, आप इन शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट करना, और फिर आपकी जो कंट्री के लोग हैं उनको आप बेच देना, उनको आप इशू कर देना, ठीक है। और यहां पे इन्होंने बोला कि हमारा 5 शेयर इज इक्वल टू 1 जीडीआर होगा। तो 50 करोड़ शेयर्स के बदले में कितना हुआ? 10 करोड़ जीडीआर। ये इशू करेंगे, क्वांटिटी आ गई। और फिर बोला $40 का एक जीडीआर का होगा। ये सब रेट जैसे शेयर का तय करते हैं वो तय हो गया, ठीक है। अब ये ओडीबी जो यूरोप का है ना, वो क्या करता है, वो इन शेयर्स को अपने यहां नहीं मंगाएगा कि 50 करोड़ शेयर तुम हमको यूरोप में भेजो, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, एक और पार्टी आ गई चौथी नंबर की, डीसीबी। क्या नाम है? डीसीबी। स्टेप, ये हो गया स्टेप 1, और ये मैं लिख रहा हूं स्टेप 2। ये जो डीसीबी है इसका फुल फॉर्म है डोमेस्टिक
कस्टोडियन बैंक, एक पार्टी का नाम याद कर लो, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। ये डीसीबी कौन है भाई? ये डीसीबी है बेटा एजेंट ऑफ ओडीबी। ये कौन है? एजेंट ऑफ ओडीबी। जैसे एक बहुत बड़ा डिपॉजिटरी है जो ये सब काम करता है आमतौर पे, जेपी मॉर्गन, आपने नाम सुना होगा। तो जो जेपी मॉर्गन है ना, वो बाहर भी है और वो इंडिया में भी है। तो क्या होगा सोचो आप, हम लोगों ने क्या किया, रिलायंस ने क्या किया, जेपी मॉर्गन जो यूरोप में, उनके साथ अग्रीमेंट किया कि हम 50,000 करोड़ शेयर आपको देते हैं, आप उसको जीडीआर में कन्वर्ट कर लो। फिर जेपी मॉर्गन ने क्या बोला होगा कि अरे शेयर यहां मत भेजना, हमारे इंडिया में भी जेपी मॉर्गन है, हमारा एजेंट बैठता है, तुम 50,000 करोड़ उनकी कस्टडी में रखो। नाम देखो ना, कस्टोडियन बैंक। मतलब ये जो 50 करोड़ शेयर जो है ना, वो ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या करेगी, 50 करोड़ शेयर्स केप्ट विथ, ये किसके पास रखती है? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास। तो कुल मिला के क्या हुआ, आपको मालूम है, एजेंट के पास। अब जरा सोचो क्या होगा, अब यहां से सोचना चालू करो। रिलायंस ने ओडीबी को अग्रीमेंट किया कि हमारे शेयर को जीडीआर में कन्वर्ट करो। ओडीबी ने किसको अपॉइंट किया? डीसीबी को, है ना। और इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, ये जो रिलायंस है ना, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये स्टेप नंबर 3। रिलायंस क्या करेगा बेटा? रिलायंस 50 करोड़ शेयर किसको दे देगा? डीसीबी के पास। और जैसे डीसीबी के पास शेयर आया तो डीसीबी किसको बताएगा? ओडीबी को बोलेगा शेयर आ चुका है, जैसे होता है ना माल मिल चुका है, वैसे ही। तो वो खबर करेगा कि 50 करोड़ शेयर आ चुके। तो जैसी खबर करेगा, तो अब बताओ चौथा नंबर स्टेप क्या होगा? हाँ जी, चौथा नंबर क्या होगा? अभी स्टेप 4 आएगा कि वो जो ओडीबी है, वो इन 50 करोड़ शेयर्स के बदले में क्या करेगा बेटा? 10 करोड़ जीडीआर फॉरेन मार्केट में इशू करेगा। ओके, अच्छा ये हो गया। अब ये बताओ, ये जो पैसा है, वो पैसा अब क्या होगा? अगला स्टेप बताओ, पांचवा स्टेप। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है, क्या ये पैसा रिलायंस में भेजेंगे? क्या किधर भेजेंगे? वो देंगे, उनको रिलायंस से मतलब ही नहीं, वो रिलायंस को नहीं जानते। वो क्या करेंगे बेटा? वो अपनी कंट्री का जो डिपॉजिट है उसको जानते हैं। तो वो जो पैसा है, वो जो जीडीआर का, ये जीडीआर नाम से समझो ना, कुछ नहीं है, रसीद बुक नहीं होती, रसीद बुक, रिसिप्ट ही तो है। डीआर क्यों बोला? कि डीआर इसलिए बोला कि जब ये कोई फॉरेन इन्वेस्टर है ना, ये कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, ये फॉरेन इन्वेस्टर ने क्या किया, जब मान लो आपने 100 जीडीआर खरीदे, तो जब आप 100 जीडीआर खरीदोगे तो आप ओडीबी को पैसा दोगे, तो ओडीबी आपको एक रिसीट देगा, क्या भैया तुमने 100 जीडीआर खरीदे। वो जो रिसीट है ना, उसी को क्या बोलते हैं? जीडीआर। जैसे आप शेयर खरीदते हो तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, वैसे क्या होगा, जब आप जीडीआर खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक रिसीट मिलेगा। उसी रिसीट को क्या बोलते हैं? जीडीआर। मतलब कुछ नहीं है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, बस वैसे ही समझ लो क्या हो गया? जीडीआर। शेयर सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं, उधर क्या मिलेगा? जीडीआर। तो अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है, ये क्या करेगा? पेड, ये इन्होंने क्या पे किया बेटा? इन्होंने डॉलर पे किया या जो भी यूरो में पे किया होगा, एज द केस में भी वो कंपनियां डिसाइड करती है डिनोमिनेशन क्या होगा। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है, इसने ओडीबी को पेमेंट किया, कितना हो रहा हिसाब बताओ तो, $40 का है और 10 करोड़ जीडीआर है, कितना हुआ? 400 करोड़ डॉलर्स। कितना पैसा मिला? ओडीबी के पास कितना आया? 400 करोड़ डॉलर। तो क्या ये ओडीबी अपने जेब में रखेगा क्या? अभी ओडीबी क्या करेगा? ये हो गया अपना स्टेप नंबर बोलो 5। ये क्या हो गया बेटा? स्टेप नंबर 5, है ना। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने क्या किया? पेमेंट किया। अब ये ओडीबी क्या करेगा? बोलो। अब ये जो ओडीबी है, डीसीबी नहीं बेटा, ये सीधा किसको पैसा ट्रांसफर करेगा? 40 करोड़ 400 करोड़ डॉलर्स ट्रांसफर टू RIL। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 6। ये हो गया स्टेप नंबर 6। तो अब ये क्या हुआ? जो ओडीबी है उसने पैसा ट्रांसफर किधर कर दिया?
रिलायंस में पैसा आ गया, तो ये सर्कल जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। अभी रिलायंस को जो 400 करोड़ डॉलर मिला, इसी के लिए तो ना आप मार्केट में गए थे, है ना, इसीलिए तो आपने फॉरेन मार्केट में गए थे। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो होता है जीडीआर का पूरा एक सिस्टम। अब एक बात बताओ सर, ये पैसे तो मिल गए रिलायंस को, है ना, अब ये बताए सर, जो जैसे इंडिया में अपन रिलायंस के शेयर खरीदी बिक्री करते हैं, तो क्या वो जो डीआर जो होल्ड करके रखे हैं, डीआर 10 करोड़ शेयर डीआर, उनका भी क्या ट्रेडिंग वेडिंग होगा क्या? क्या उनको इंडिया में शेयर खरीदना है क्या? क्या होता होगा? मतलब ये जैसे मेरे पास रिलायंस का शेयर है, मैं खरीदी बिक्री कर सकता हूं ना, तो वैसे ही जो जीडीआर होता है, क्या वो खरीदी बिक्री हो सकते है क्या? क्या उनकी लिस्टिंग होती है क्या? और अगर हां तो कहां? ऐसे बेटा तुक्का लगाओ, एग्जाम में नए एग्जाम में ऐसा भी आएगा ना जो नहीं आता, तो आपको तुक्के लगाने की भी क्लास में प्रैक्टिस होना चाहिए, ध्यान रखना। कहां होगा? इंडिया में कि जैसे मान लो, जैसे एक बहुत पॉपुलर, मतलब नॉर्मली 2-3 जगह ज्यादा ये जीडीआर वगैरह होते हैं। एक तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, एक लग्जमबर्ग सुना होगा आपने। ये लग्जमबर्ग जो है ना वो यूरोप की एक कंट्री भी है, और उस कंट्री की जो कैपिटल सिटी उसका नाम भी लग्जमबर्ग सिटी है, मतलब वही कंट्री और वही सिटी, है ना। तो ये दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, एक लंदन यूरोप का और एक दूसरा लग्जमबर्ग। तो कुछ भी मान लो, लग्जमबर्ग में अपन ने किया, ये वाला इशू किया, वहां के लोगों से पैसा लिया, तो इंडिया में होगा कि लग्जमबर्ग में होगा? द आंसर इज, अरे उनको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भरोसा नहीं ना, तो नेचुरली क्या होगा, ये जो जीडीआर है बेटा, वो ट्रेड कहां होंगे? हाँ, तो अगला पॉइंट ये हो गया कि ये जो जीडीआर हैं, ये जो जीडीआर हैं, ये जीडीआर जो होंगे वो लिस्टेड होंगे और ट्रेड होंगे एट फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। क्या नंबर दें इसको? 7 नंबर। ये नंबर कर देना, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा, पता चला उल्टा रूट से तुम लेना चालू कर दिया, पढ़ते समय समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है ये। तो ये 7वां नंबर स्टेप हो गया। तो जो जीडीआर है वो ट्रेड इंडिया में नहीं होंगे, कहां पर होंगे बेटा? फॉरेन, फॉरेन जहां पे भी आपका स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे लिस्ट होगा, और वहां के लोग आपस में जीडीआर की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये जो इसको बोलते क्या, देखो आपके पास बड़े वो जीडीआर है, पर नेचुरली कंपनी कौन सी है? रिलायंस। तो एक बात बताओ, जैसे रिलायंस का शेयर अगर इंडिया में डाउन होगा तो आपको क्या लगता है, जीडीआर बढ़ेगा डाउन होगा? इसको बोलते हैं, जो इसका अंडरलाइंग तो शेयर्स ही है ना, मतलब इसका बेस क्या है बेटा? शेयर्स ही है। तो नेचुरली आमतौर पे क्या होता है, शेयर्स का जो वैल्यूएशन होता है उसके बेस पे जीडीआर का भी वैल्यूएशन होगा। लेकिन फर्क क्या है, जीडीआर का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, हमारा सेबी उसको कंट्रोल नहीं करेगा। वहां पे जो वहां के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेबी के टाइप के, वो लोग कंट्रोल करेंगे। तो वहां के लोगों को उनके ऊपर ज्यादा भरोसा है, तो हो सकता है इधर स्कैम उधर स्कैम नहीं हो, तो वो सेफ रहेगा। तो ये पूरा एक जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है जीडीआर का कॉन्सेप्ट। तो ये हमने बात कर लिया, रिलायंस के पास शेयर आ गए। अब ये बताओ मेरे को कि मेंबर कौन है? जैसे आपने शेयर तो दिया ना भाई, अल्टीमेटली 50 करोड़ शेयर के बदले में जीडीआर है। तो अब मेरी बात सुनना, अब जैसे कंपनी ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाती है, मेंबर को नोटिस देते, तो मेंबर यहां पे आपको लगता है मेंबर मतलब आपको क्या लग रहा है, वोटिंग राइट? वो जो वहां के लोग हैं, लंदन वाले लोग को, है ना, लग्जमबर्ग वालों को, उनको वोटिंग राइट मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा क्या? जैसे कंपनी डिविडेंड दे रही है, सोचो आप, है ना, तो इन लोग को डिविडेंड मिलेगा क्या? या बस तुम्हारे पास जीडीआर है, उसको खरीदी बेचो और खुश रहो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा? इनको इनको सारे राइट मिलते हैं, इनको वोटिंग राइट मिलते हैं। लेकिन लेकिन एक यहां पे एक वोटिंग राइट के बारे में एक कॉन्सेप्ट है। देखो डिविडेंड तो क्या होगा, पक्का इनको मिलेगा, मतलब जो कंपनी है वो किसको भेजेगा बेटा? ओडीबी को। और ओडीबी क्या करेगा, अपने सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो तो ठीक है सर, पैसे बढ़ जाएंगे जैसा भी होगा। यहां पर अगला एक पॉइंट लिखना, अगला एक पॉइंट लिखना, वोटिंग राइट ऑन जीडीआर, हेडिंग डालिए। देखो इसके बाद खाली पढ़ने की फॉर्मेलिटी रहेगी, ध्यान रखना, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा पहले, उसके बाद पढ़ने की खाली हम लोग फॉर्मेलिटी करने वाले हैं।
वोटिंग राइट के पहले कितने स्टेप हो गए? 7। कोई बेटा खड़े होके 7 स्टेप बता सकता है क्या? मैंने कोई टाइम नहीं दिया है। तो बेटा आपने सबसे पहले हैंड रेज किया, बताओ क्या क्या सिस्टम, बताओ। और सब लोग ध्यान से सुनना और कोशिश करना, आप पहले रिकॉल करना और कनेक्ट करना, है ना? चलो बेटा बिना देखे बोलना है। क्या बात, एक्सेलेंट आंसर। समझ रहे ना? तो आप भी ना घर में बैठ के ऐसा करते हैं, है ना? ऐसा करना बेटा घर में। देखिए ऑटो बस बस में जा रहे हो ना, ऐसा करते रहना, आप रिवीजन कर, लोग पता नहीं क्या हो गया इसको बेचारा, कल तक तो ठीक था। अच्छा कितने लोग के दिमाग में सातों पॉइंट आ गए? आ गए, ऑलमोस्ट सबके आ गए ना, गुड। बाकी लोग भी ऐसा ऐसा करोगे तो आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं वोटिंग राइट के बारे में। अभी देखो वो जो बाहर के लोग हैं ना उनको बोलते हैं, जैसे अपन इंडिया वालों को बोलते हैं शेयर होल्डर, तो वैसे ही बाहर वालों को क्या बोलेंगे? डीआर होल्डर। दे आर कॉल्ड एज डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर। ठीक है, ये अगला कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा जो मैं लिख रहा हूं आपको, वोटिंग राइट ऑन जीडीआर, इनको मिलेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं जो डीआर होल्डर है, डीआर होल्डर के पास इनके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। तो वहां के जो लोग हैं उनके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, अब देखो क्या होता है, लॉ मेकर ने ना उनको, कंपनी को ये बोला तुम डायरेक्ट शेयर इश्यू मत करना, जीडीआर के थ्रू करो। अब हो सकता है कि वहां के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमको कंपनी पे भरोसा आ गया, हमको इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा है, हमको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के जो रेगुलेटर है उनके ऊपर भरोसा है, हम चाहते हैं कि हम शेयर्स ही, हमारे जो जीडीआर है हम उनको शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब जो डीआर होल्डर वांट्स टू कन्वर्ट देयर डीआर इनटू सिक्योरिटी शेयर्स, तो सबसे पहले तो लॉ ने इसको अलाउ करके रखा है कि ठीक है भैया आप ऐसा कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिएगा, इफ डीआर होल्डर wants to convert their डीआर जीडीआर ए की बात है, आप डीआर भी लिख सकते हो जीडीआर भी, क्योंकि डिपॉजिटरी सीट तो है ना वो ग्लोबल डिपॉजिटरी है, तो एडीआर जीडीआर दोनों, तो जीडीआर ही लिख देते हैं। चलो जीडीआर इनटू शेयर्स, अगर वो चाहते हैं कि हमारे जीडीआर को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर दो तो उनके पास ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस केस में क्या होगा, कंपनी विल रिकॉर्ड, या सॉरी पहले ऐसा लिख देते हैं, कंपनी विल इशू, या इसको बोल सकते हैं कन्वर्ट डीआर इनटू शेयर्स। उनको कंपनी क्या इशू कर देगी बेटा? शेयर्स। और शेयर इशू करने के बाद क्या होगा, एंटर देयर नेम्स इन आरओएम, और कंपनी क्या करेगा, सीधा उनका नाम अपने आरओएम में रिकॉर्ड कर लेगा। तो अब आरओएम में रिकॉर्ड हो गया, मतलब क्या हुआ, वो कंपनी के मेंबर बन गए। तो अब बताओ बेटा, आप मेंबर अगर बन चुके हैं तो वोटिंग राइट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मिलेगा, आप एक मेंबर बन गए, देयरफॉर हैविंग वोटिंग राइट। अब उनके पास वोटिंग राइट जरूर मिल जाएगा। तो ये केस नंबर 1 हो गया कि ऐसे जीडीआर होल्डर जिन लोगों ने अपने जीडीआर को शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया तो वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। हाँ देखो, मेंबर बनना मतलब अगेन डीमेट में शेयर्स उनके पास होंगे, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में तो शेयर होता नहीं, मालूम है आपको। तो
वो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए और वो डायरेक्ट कंपनी के मेंबर बन गए, उनको वोटिंग राइट मिलेगा। और दूसरे क्या हो सकते बताओ आप? ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, वो अपने जीडीआर को ही होल्ड करना चाहते हैं, इंडिया पे भरोसा नहीं है। तो पॉइंट नंबर सेकंड नोट कीजिएगा, कंटिन्यू होल्डिंग जीडीआर। दूसरे वो लोग हो सकते हैं जो जीडीआर ही होल्ड करके रखे। अब यहां पर एक सवाल है कि जिनके पास जीडीआर है तो कंपनी के रजिस्टर में या आरओएम में नाम क्या उनका आएगा या नाम ओडीबी का रहेगा? ओडीबी का रहेगा। तो यहां पे नोट कीजिएगा, नेम ऑफ ओडीबी शैल बी इन आरओएम ऑफ कंपनी। तो यहां पे ओडीबी का जो नाम है, देखो डीसीबी का एक ही काम है, वो एजेंट है, मेन आदमी कौन है? अपना ओडीबी। ठीक है, तो ओडीबी का नाम आरओएम में आएगा। तो अब आप एक बात बताओ, क्या वोट देने के लिए उनको बुला सकते हैं क्या जिनके पास जीडीआर होल्डर है? आंसर है नो, क्योंकि मेंबर कौन है यहां पे? ओडीबी है। तो अब ये बताओ कि उनको वोटिंग राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा जीडीआर होल्डर को? ये सवाल है भाई। जो मेंबर बन गए उनको तो राइट मिलेगा, बात हो गई अपनी पहले नंबर पे। अब जो जीडीआर पकड़ के बैठे हैं उनको वोटिंग राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मिलेगा तो कौन देगा? यहां पे लॉ ये बोलता है कि जिनके पास जीडीआर होल्डर है ना, उनके भी पास वोटिंग राइट है, पर वो डायरेक्टली वोटिंग राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उनके बदले में वोट कौन देगा? ओडीबी देगा। तो नोट कीजिएगा, वोटिंग राइट एक्सरसाइज बाय ODB on behalf of foreign investors holding GDRs। अब एक बात सोचो, जैसे वोट देना है, वोट देना है तो क्या ओडीबी अपनी मर्जी से वोट डालेगा क्या? भाई मालिक तो आप लोग हो, आपके बदले में ओडीबी वोट दे रहा है, तो आप में से कुछ लोग फेवर में वोट देते होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में। तो सवाल है कि वोटिंग कैसे होता होगा? तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि एक अग्रीमेंट बनता है। मतलब इसका तरीका, लॉ में कुछ नहीं बोला, लॉ बोलता है कि एक अग्रीमेंट बनेगा तीन लोग के बीच में, कंपनी, ओडीबी और जीडीआर होल्डर। तो इनके बीच में एक अग्रीमेंट बनेगा, उस अग्रीमेंट के अनुसार फिर वोटिंग राइट डिसाइड होगा। हो सकता है कि क्या होता होगा, सोचो आप, वो जो डीआर होल्डर है वो ओडीबी पहले डीआर होल्डर को बताएगा कि भैया वोट तुम्हारा बताओ कैसे देना है, फिर वो भेजेगा इस तरीके से देना है, फिर हर वोट ओडीबी अलग अलग लोगों के बदले में अलग अलग कर सकता है। तो यहां पे नोट कीजिएगा, एज पर अग्रीमेंट बिटवीन, मतलब वोटिंग राइट का तरीका क्या होगा? तो एक अग्रीमेंट बनता है, एज पर अग्रीमेंट बिटवीन कंपनी प्लस ओडीबी और प्लस डीआर होल्डर। ये तीनों के बीच में एक अग्रीमेंट बनता है। इसका जो भी तरीका होता होगा वोट देने का, वो अग्रीमेंट के अनुसार फिर वोटिंग राइट को एक्सरसाइज किया जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट कि ये जो भी जीडीआर आप इशू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जीडीआर इशू करने के पहले कंपनीज एक्ट में कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब अगर हमारी इंडियन कंपनी बाहर में जीडीआर इशू करना चाहती है, तो पहले घर वाले जो कंपनी के शेयर होल्डर है इंडियन, उनको बुलाओ, और अगर वो एसआर पास करके परमिशन देते हैं कि ठीक है भैया जीडीआर इशू कर दो, तब आप जीडीआर इशू कर सकते हो। मतलब ये मैं एक काम करता हूं ना, ये सबसे ऊपर में लिख देते हैं, ये जो जीडीआर इशू करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? पास स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या हो गया? जगह नहीं है, अच्छा वेरी गुड बेटा। अब कैसे मैनेज करोगे बेटा बताओ जरा। जैसे तुम्हारी जगह नहीं है, चलो मान लिया, ये बड़ी समस्या आ गई, ग्लोबल ग्लोबल समस्या आ गई बेटा, इसका कैसे समाधान है बताओ? अरे कहीं पे भी लिख दो ना भैया, बच्चे ही रहोगे कि तुम लोग? चलो, हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ, ओडीबी, ओडीबी और ओडीबी फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
पेमेंट ओडीबी, मतलब मीडिएटर होगा ओडीबी। एक बार पहले काम करो बेटा, डाउट आउट मत लो अभी, एक बार ना मेरे को पढ़ा देने दो, है ना, क्योंकि रिलेवेंट चीजें आपको पहले पता चल जाए, नहीं तो डाउट में फिर अपन घूम जाएंगे फालतू के। आइए पहले एक बार खत्म कर रहा हूं मैं जो कॉन्सेप्ट हमने किया। आइए स्टार्ट करेंगे। देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं, अब आपको कनेक्टिविटी करना है और साथ में क्या दिमाग में रखना है, लॉ को हाँ याद करना है। क्या करना है बेटा, लॉ को याद करना है। खाली कॉन्सेप्ट समझने से मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि एमसीक्यू वाला नहीं है, आप जो लिखेंगे उसके बेस पे मार्क्स मिलेगा, इसलिए याद भी करना उतना ही जरूरी है। आइए जीडीआर सेक्शन 2 क्लॉज 44, मतलब क्या मिलने वाला है, जीडीआर का डेफिनेशन। ये करेक्शन कर देना, ये नंबरिंग जो है ना बेटा, नंबरिंग को हटाइए, इसके बाजू में तीर लगा लो, 2 ही तीर लगाना, 3 नहीं लगाना। मतलब जीडीआर का डेफिनेशन का ये 2 पार्ट है, 2 पार्ट मिलकर डेफिनेशन है, और इसके बाद तो आप देखोगे ना तो सेक्शन स्टार्ट हो गया 41। चलिए पढ़ेंगे क्या लिखा है। जीडीआर मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ये लिखते ही हैं क्योंकि कई जगह जीडीआर की जगह आपने कुछ और बोल दिया, तो वो नॉमेनक्लेचर इज नॉट मटेरियल, कि आप उसको नाम क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट मटेरियल। इंपॉर्टेंट ये है क्रिएटेड बाय फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया, ये क्या है, इसको अपन क्या बोलते थे, ये ओडीबी है, इसी को क्या बोल रहा है, फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया। भैया क्रिएट किसने बनाया, बनाया किसने, ओडीबी ने बनाया। जीडीआर किसने बनाया, ओडीबी ने। आगे ऑथराइज बाय कंपनी, क्या जीडीआर अपनी मर्जी से उसने बना दिया, क्या किसने ऑथराइज किया था, रिलायंस ने। तो क्या बोला है, ऑथराइज बाय कंपनी मेकिंग एन इश्यू ऑफ सच डीआर, मतलब इसके पीछे कौन है बेटा, इंडियन कंपनी है। तो एक बार वापस से देखो, 2 इंपॉर्टेंट शब्द है, इनको भूलना मत, एक वर्ड है क्रिएटेड बाय और एक वर्ड है ऑथराइज बाय, एक वर्ड है क्रिएटेड बाय और एक वर्ड है ऑथराइज बाय। आइए वापस से डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं, क्या बोलता है, जीडीआर मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, क्रिएटेड बाय फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया एंड ऑथराइज्ड बाय अ कंपनी मेकिंग इश्यू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीट, अ कंपनी मेकिंग इश्यू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीट। एक बार मन में गुनगुना लो, अच्छा टाइप का मत गुनगुना बेटा। हो गया बेटा गुनगुनाना, आगे बढ़ जाए। सेक्शन 41 आइए। अब ये लॉ तो देखो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, तो फिर इतना सारा जो पढ़े थे वो कहां होगा, रूल्स में होगा। पढ़िए सेक्शन 41, अ कंपनी में इशू डिपॉजिटरी रिसीट इन एनी फॉरेन कंट्री आफ्टर पासिंग एसआर इन द जनरल मीटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज इशू ऑफ जीडीआर रूल्स 2014। क्या बोला, सेक्शन 41 खत्म हो गया। सेक्शन 41 क्या बोला, अगर कोई कंपनी वांट्स टू इशू जीडीआर, इट हैज टू पास एसआर जनरल मीटिंग एंड कंप्लाइंग सच प्रोविजन as prescribed in companies issue of GDR rules 2014। कुछ खास तुमको कुछ कनेक्ट हो रहा है तो बताओ जरा, कुछ खास अटपटा लगाओ। हाँ भैया ये 41 जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन 41 तो आपका 23 से लेके 42 तक के ब्लॉक में, और इसमें चैप्टर का नाम तो क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो कायदे से तो इस रूल का नाम क्या होना चाहिए था, द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014, पर इन्होंने नाम क्या दे दिया, कंपनी इश्यू ऑफ जीडीआर 2014। इसका मतलब यह हुआ कि आमतौर पे जो चैप्टर का नाम होता है उसी चैप्टर के नाम का रूल होता है। कुछ कुछ ऐसे सेक्शन है जहां पे एक चैप्टर में 2-2, 3-3 रूल भी है अलग अलग नाम के। जैसे ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें द कंपनी प्रोस्पेक्टस वाला रूल का नाम तो है ही है, साथ में जीडीआर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग से रूल बना दिया, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट लगा तो इन्होंने रूल का नाम ही बदल दिया। और रूल का नाम क्या लिखा, द कंपनीज इश्यू ऑफ जीडीआर रूल्स 2014। तो पास वास लिख के मत आ जाना, ये रूल का नाम ही अलग है जीडीआर का, ठीक है। चलिए हाँ,
अब यहां पे आते हैं रूल्स में। सबसे पहला पॉइंट है मैनर एंड फॉर्म ऑफ डीआर। ये रूल आ गया जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। तो जितनी भी अपने बात किया सब बातें कहां मिलेगी अपने को? रूल्स में। आइए स्टार्ट कीजिए। क्या बोला? डीआर कैन बी इशूड बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफरिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट और एनी अदर मैनर प्रिविलेंट इन द कंसर्न्ड जुरिस्डिक्शन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कनेक्ट करो बेटा। आप एक बात सोचो, जैसे अगर हमको इंडिया में शेयर इशू करना है तो हमारे पास तरीके क्या हैं बताओ? हम लोग पब्लिक ऑफर कर सकते हैं, 23 याद करो। हम लोग अपने प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों को, राइट इशू, बोनस इशू, करेक्ट। यहां पे भी इन्होंने क्या बोला, जब जीडीआर आप इशू करते हैं ना तो आपके पास इन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए। आप पब्लिक ऑफर कर सकते हो, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, या अदर कोई मैनर। जरूरी थोड़ी कि हमारा लॉ उधर भी लॉ सेम है, वहां पे कोई अगर और तरीका होता होगा तो उस तरीके से भी कर सकते हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जीडीआर के लिए भी, जैसे अगर आप पब्लिक ऑफर करें मतलब सेम। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या हो गया? आपको लगता है यार हम लोग को ना खाली 10-15 बैंक से बात करना चाहिए बस, हम जीडीआर केवल किसको इशू करेंगे? जो फॉरेन की जो 15-20 बैंक है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, हम उन्हीं को ऑफर करें। तो क्या हो गया? प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब जीडीआर के तरीके भी क्या हो गया? पब्लिक ऑफर हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है, या अदर मैनर विच इज प्रिविलेंट इन दैट कंट्री। आगे पढ़िए। इट मे बी लिस्टेड और ट्रेडेड इन द लिस्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन द कंसर्न जुरिसडिक्शन। मतलब फॉरेन में वो ट्रेड होगा तो इनका लिस्टिंग और ट्रेडिंग किधर होगी बेटा? फॉरेन में होगी। ये भी बात हो चुकी है अपनी। स्टेप नंबर 7 था मेरे ख्याल से। आगे बढ़िए। डीआर में बी इशूड, थोड़ा कनेक्ट करके बताना, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। डीआर में बी इशूड अगेंस्ट इशू ऑफ न्यू शेयर और मे बी स्पॉन्सर्ड अगेंस्ट शेयर सेल्ड बाय शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, इंडिया मार्केट से कन्वर्ट आप कंपेयर करो। इंडिया में जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना प्रोस्पेक्टस, जो अभी तक इंडिया में ही तो चल रहा था, फॉरेन की में तो पहली बार घुसे हैं अपन अभी। बेटा 2 तरीके होते हैं। एक होता है इंडिया आईपीओ एफपीओ, एक साइड हो गया। समझ पा रहे हो क्या है? जीडीआर के भी 2 तरीके। आप आईपीओ एफपीए के द्वारा आप जीडीआर ले आओ, या ओएफएस के द्वारा। कितने लोग को अब समझ आया? नहीं आया समझ में? अरे क्या मतलब हुआ भाई? जीडीआर समझो, जीडीआर कौन इशू कर सकता है? पहला, रिलायंस को पैसा चाहिए तो रिलायंस जीडीआर इशू करेगा, नए शेयर, है ना। दूसरा, मुकेश भाई को पैसा चाहिए, मुकेश भाई अपना शेयर बेचना चाहता है तो इंडिया में बेचेगा तो 28 सेक्शन नंबर, वो कंपनी को बोलेगा मेरा शेयर पब्लिक को बिकवाओ, फिर जो पब्लिक शेयर खरीदेगा जो पैसा आएगा वो मुकेश भाई की जेब में आएगा। वैसे मुकेश भाई को लग सकता है ना इंडिया में लोगों के पास दम नहीं है, मेरा शेयर मैं किधर बेचूंगा? फॉरेन में, यूरोप में बेचूंगा। तो आप अपने शेयर्स को, मुकेश अंबानी भी ये काम कर सकता है, अपने शेयर को किस में कन्वर्ट करेगा? जीडीआर में। और जीडीआर, उसके पास पैसा क्या गया बेटा? डॉलर्स आएंगे। तो यहां पे जो 2 तरीके हैं सेम टू सेम जीडीआर में भी यही बोल दिया। नंबर कर लो। पहला क्या बोला? इशूड अगेंस्ट इशू ऑफ न्यू शेयर्स, ये हो गया नंबर 1। और सेकंड क्या बोला? स्पॉन्सर्ड अगेंस्ट शेयर सेल्ड बाय शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनी, ये हो गया नंबर 2। ये हो गया नंबर 2। मतलब कोई एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर के पास शेयर्स है, वो अपने शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट करके वहां पे बिकवा सकता है। तो यहां पे ध्यान क्या रखना, यहां पे अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय कंपनी, है ना। और यहां पर क्या होगा बेटा? अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर अपना शेयर बेच रहा है, ये जस्ट लाइक सेक्शन नंबर 28, दैट इज ओएफएस, ये लिख देना। अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर। एक में कंपनी को पैसा मिलता है, एक में शेयर होल्डर को, ठीक है। In accordance with such condition as the central government or RBI may prescribe or specify in this behalf,
मतलब तरीके जो भी आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई आपकी कंपनी बाहर जा रही है ना, तो वहां के बाहर के लॉ तो फॉलो करने ही है, यहां के भी फॉलो करने पड़ेंगे। इससे तो छोटी मोटी कंपनी जाने के बारे में सोच ही नहीं सकती, क्योंकि इंडिया भी आप यहां पे भी परमिशन लो और उधर की भी परमिशन लो, तो हर कंपनी ऐसा कर नहीं सकती। आगे बढ़िए। द अंडरलाइंग शेयर्स shall be allotted in the name of ODB and against such share DR shall be issued by ODB। एक बात बताओ तो, यहां जो एक वर्ड यूज किया मेरे एग्जांपल से कनेक्ट करते चलना, मैंने ये जो एक वर्ड है द अंडरलाइंग शेयर्स shall be allotted in the name of ODB, तो ये अंडरलाइंग शेयर्स कितने हैं? 50 करोड़ शेयर्स। अपना जो एग्जाम्पल था, अपने एग्जाम्पल में कितना हो गया बेटा? 50 करोड़ शेयर। उनको क्या बोलते हैं मालूम? अंडरलाइंग शेयर्स। मतलब जीडीआर के बेस में क्या था? जीडीआर आपका 10 करोड़ शेयर है बेटा, उसके बेस पे कितना शेयर था? 50 करोड़। तो ये 50 करोड़ शेयर को क्या बोलते हैं? अंडरलाइंग शेयर्स। द अंडरलाइंग शेयर शैल बी अलॉटेड इन द नेम ऑफ ओडीबी, वो ओडीबी को अलॉट कर दिया। एंड अगेंस्ट सच शेयर, उन शेयर्स के बदले में क्या हुआ? डीआर शैल बी इशूड बाय ओडीबी, यही तो पढ़ा था, उसके बदले में जीडीआर इशू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वोटिंग राइट। टोटल एक बार देख लो भैया, 4 पॉइंट हो गए, एक बार दिमाग में 4 पॉइंट बैठाइए। सबसे पहले जीडीआर इशू करने के तरीके बताओ। 3 तरीके, बोलो क्या? पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट और एनी अदर मैनर प्रिविलेंट इन दैट कंट्री, है ना, जो भी जुरिस्डिक्शन है वहां का। सेकंड नंबर, ये जो जीडीआर है इट में बी लिस्टेड और ट्रेडेड इन फॉरेन कंट्री, आप फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में आप इसको लिस्ट करा सकते हैं, ट्रेड करा सकते हैं। तीसरा नंबर, उसके तरीके, जीडीआर 2 प्रकार का हो सकता है, तो आपको क्या बोला? जीडीआर में बी इशूड अगेंस्ट इशू ऑफ न्यू शेयर्स, पहला हो गया न्यू शेयर्स, और इट में भी, इसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड जीडीआर। यहां पे जो ओएफएस है उसको वहां पे क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर्ड जीडीआर। तो सेकंड नंबर क्या बोला? और इट में बी स्पॉन्सर्ड अगेंस्ट शेयर्स हेल्ड बाय शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद सच कंडीशन एज सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई में प्रिस्क्राइब। अब चौथा नंबर बोला, द अंडरलाइंग शेयर्स शैल बी अलॉटेड टू ओडीबी एंड अगेंस्ट सच शेयर द डीआर शैल बी इशूड बाय ओडीबी। लास्ट पॉइंट, वोटिंग राइट। द होल्डर ऑफ डीआर, वो वोटिंग राइट वाला याद है ना, अपने टेबल बनाया था, वही अभी मिलने वाला है आपको। द होल्डर ऑफ डीआर या डीआर होल्डर मे बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, उसके बाद ऑप्शन है कि वो चाहे तो मेंबर बन सकता है, मतलब जीडीआर सरेंडर कर दिया, बदले में शेयर मिल गया, यही तो हो गया। अ डीआर होल्डर मे बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी एंड शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट, मेंबर बन गया तो वोटिंग राइट मिल जाएगा। As such, only on conversion of DR into shares, किसी के पास 100 GDR होगा तो बदले में कितना मिलेगा? 500 शेयर, समझ गया ना? तो on conversion of GDR into underlying shares after following the procedure provided in the scheme and the provisions of this act, तो जो भी तरीका होगा, रूल्स वगैरह में दिया होगा उसके अनुसार। नेक्स्ट, until the conversion, ये वर्ड थोड़ा सा ना डेंजरस होता है। until the conversion का मतलब क्या हुआ? जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब जब तक आपके पास, किसकी बात कर रहे हैं? जीआर होल्डर, है ना? तो अंटिल द कन्वर्शन ऑफ डीआर, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, याद है ना वोटिंग राइट कौन देता है? ओडीबी। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट, ओडीबी वोट देगा, ओडीबी वोट देगा ऑन बिहाफ ऑफ द डीआर होल्डर, ऑन बिहाफ ऑफ द डीआर होल्डर। आपको याद है हमने बात किया था, अग्रीमेंट बनता है, हाँ ये लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ अग्रीमेंट। ये वोटिंग कैसे होगा? एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटरी, डीआर होल्डर एंड द कंपनी। 3 लोग के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, एक हो गया ये 3 लोग हो गए, डिपॉजिटरी मतलब ओडीबी, दूसरा हो गया जीडीआर होल्डर, और तीसरा क्या हो गया? कंपनी। इनके बीच में जो अग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली जो वोटिंग राइट होगा वो वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो ये 2 सिंपल कॉन्सेप्ट है वोटिंग राइट के बारे में। जब अगर उनके पास ऑप्शन है कि वो शेयर्स को कन्वर्ट कर लिया, ये मेंबर बन गया, ही विल एक्सरसाइज वोटिंग राइट, और अंटिल कन्वर्शन वोटिंग राइट विल बी एक्सरसाइज बाय ओडीबी इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट एज बिटवीन ओडीबी, कंपनी एंड डीआर होल्डर।